पेंगुइन वाला चैप्टर चल रहा था। अब हम बढ़ते हैं मेंढक के ऊपर। तो मेंढक से जो पिछले साल क्वेश्चन आया वो 3 क्वेश्चन आए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सामान्य परिचय मेंढक का देखेंगे। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है मेंढक का? राना टिग्रीना होता है। वर्गीकरण देखेंगे सबसे पहले संघ, फाइलम कौन सा होता है हमारा? कॉर्डेटा में आता है, रज्जुकी में। उपसंघ हमारा कौन सा होता है? वर्टिब्रेटा, कशेरुकी। और वर्ग क्लास कौन सा होता है हमारा? उभयचर, एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब कि ये जल और थल दोनों पर उपस्थित होंगे। अब प्रकृति की बात करें, देखो ये हमारे कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं, अनियत तापी होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड रहते हैं, ठीक है ना। अब शरीर ताप नियमन क्षमता जो होती है इनकी यानी अनुपस्थित रहती है, ठीक है ना। अपने शरीर को जो है वो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं ताप में। इसी कारण क्या होता है, ये निष्क्रियता इनएक्टिविटी दर्शाते हैं। शीत व ग्रीष्म निष्क्रियता यानी ये दिखाते हैं। हाइबरनेशन एस्टिवेशन होता है जो कि सर्दियों और गर्मियों में है ना, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर और नियत नहीं रहता है और इनको क्या चाहिए रहती है? इनको म्यूकस चाहिए रहती है अपने शरीर पर विसरण करने के लिए, ठीक है ना। तो ये गड्ढों में चले जाते हैं जहाँ पर ये केवल त्वचा से श्वसन करते हैं, ठीक है ना। गड्ढों में किए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर नमी रहती है और नमी इनकी स्किन को बनाए रखती है, जिससे ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? श्वसन करते हो। श्वसन भी कैसा? त्वचे श्वसन, जो कि हम आगे देखेंगे। अब सुरक्षात्मक जो हमारे इनके अंदर अनुकूलन होता है, यानी कि एक ही छद्मावरण यानी एक मिमिक्री करते हैं ये वातावरण में छुपने के लिए, ठीक है ना। मिमिक्री यानी कॉपी करते हैं वातावरण की। तो अब इनकी बाह्य कार्य की देखो मॉर्फोलॉजी किस तरह की होती है। इनकी त्वचा कैसी रहती है? नम रहती है, मॉइस्ट रहती है और श्लेष्मा रहती है, म्यूकस युक्त रहती है, ठीक है ना। और ये श्वसन में क्या होते हैं? सहायक होती है इनकी त्वचा। पानी जो है ये नहीं पीते हैं, ये त्वचा से ही अवशोषण कर लेते हैं पानी को। अब रंग इनका कैसा होता है? पृष्ठ डोर्सल में कैसे होते हैं? ये हमारे हरे और धब्बे वाले होते हैं, ठीक है ना। धानी हरा रंग बोलते हैं। और अधर भाग में वेंट्रल में कैसे रहते हैं? हमारे हल्के पीले रहते हैं, ठीक है ना। अब शरीर विभाजन देखेंगे, इनका सिर और धड़ में विभाजित रहते हैं। गर्दन और पूंछ का अभाव रहता है। अब संवेदी अंग इनके सिर पर रहते हैं, जैसे कि नेत्र और कान। नेत्र जो होते हैं इनके बाहर की तरफ निकले होते हैं, ठीक है। और निमेशक पटल भी रहती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से ढके होते हैं, जल से सुरक्षा देते हैं। और हमारे कण होते हैं, कण जो होते हैं बाह्य कण नहीं अनुपस्थित होते हैं, कनपिन्ना बोलते हैं। इनके सिर्फ और सिर्फ कौन से होते हैं? ईयरड्रम, जिसे हम क्या बोलते हैं? टिम्पैनम बोलते हैं। तो इनके टिम्पैनम कण पटाह जो है उपस्थित रहते हैं। अब पाद लिम्स के ऊपर आए तो इनके अग्रपाद में 4 उंगलियां रहती हैं और पश्चपाद में 5 उंगलियां रहती हैं। और ये जो पश्चपाद में 5 उंगलियां हैं ये कैसी हैं? झिल्ली युक्त होती है, वेब्ड होती हैं, जो कि तैरने में सहायक होती है। और पश्चपाद भी क्या होते हैं? इनके लंबे होते हैं, मांसल होते हैं, और इसीलिए इनको जो है खाया भी जाता है कुछ देशों में। लैंगिक द्विरूपता होती है इनमें, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि देख कर ही हम पहचान लेते हैं कि कौन सा नर और मादा है। कैसे कि इनमें नर मेंढक की पहचान होती है, जैसे इनमें मैथुनांग होते हैं। मैथुनांग यानी कि अग्रपाद की जो पहली उंगली होती है उसमें ये मैथुनांग यानी फूली होती है, जो कि मादा को पकड़ते हैं। कब? जब जनन इनको करना होता है, ठीक है ना। अब वाक कोश होते हैं इन्हीं नर में, जो कि टर टर की आवाज़ निकालते हैं, वाक कोश गले में, और ये दोनों चीज़ें मादा में अनुपस्थित रहती। पाचन तंत्र के ऊपर है डाइजेस्टिव सिस्टम तीसरा, कि आहार नाल का प्रवाह पहले हम देखें कैसा होता है। पहले मुख, फिर मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर हमारी आमाशय में जाता है। ग्रसिका छोटी होती है, गला नहीं होता। फिर आंत खुलती है, फिर मलाशय में, और फिर अवस्कर, और फिर अवस्कर द्वार। तो ये हमारा क्या है? आहार नाल का प्रवाह है। अब इसमें विशेष बिंदु ये है कि इनकी जो जीभ होती है वो द्विपालित रहती है, बाइलोब्ड रहती है। जैसे यहाँ पीछे की तरफ चिपकी रहती है, इसीलिए ये इंसेक्ट को अपनी जीभ निकाल के पकड़ लेते हैं, और द्विपालित रहती है। अब पाचन ग्रंथियाँ इनमें रहती हैं। आमाशय जठर ग्रंथि होती है आमाशय में, जिससे HCl और प्रोटीन पाचक एंजाइम निकलते हैं। यकृत में पित्तरस निकलता है ना। तो पित्ताशय में जमा जो होता है, इसमें वसा पायसीकरण इमल्सिफिकेशन उठ करके निकलता है। अग्नाशय में अग्नाशय रस निकलता है, जो कि प्रोटीन, वसा और शर्करा को पाचित करता, तोड़ता है। अब अवशोषण इनमें होता है। आंत में अवशोषण होता है। सूक्ष्मांकुर होते हैं ना, यानी विलाई होते हैं आंत में, जो कि अवशोषण करते हैं। श्वसन तंत्र इनमें क्या है कि श्वसन जो है अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं, अलग अलग तरह से। जैसे 3 परिस्थिति, जल थल में रहते हैं और ये गड्ढों में हाइबरनेशन में। तो जल में जब होते हैं तो ये अपनी त्वचा से जो है श्वसन करते हैं, जैसे त्वचीय श्वसन बोलते हैं। नमी युक्त त्वचा होती है ना इनकी। जल थल पर रहते हैं तो तीनों से कर सकते हैं।
त्वचा से भी, मुख गुहा से भी और फेफड़ों से भी। निष्क्रियता के दौरान जब एक्सटिवेशन हाइबरनेशन में होते हैं तो उस वक्त ये केवल नम त्वचा द्वारा जो है ये अपना शोषण करते हैं। अब फेफड़ों की बात करें तो लंबे होते हैं और अंडाकार गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है ना। स्थिति इनकी कहाँ है, देह गुहा के जो हमारा अक्षीय भाग होता है उनका, तो वहाँ पर रहते हैं उपस्थित। प्रवाह इनका यानी कि फेफड़ों में किस तरह होता है, जैसे नासा छिद्र से और फिर मुख गुहा और फिर हमारे फेफड़े, तो ये इनका प्रभाव होता है गैसेस का, ठीक है ना। अब इस परिसंचरण तंत्र के ऊपर आते हैं। ये इनके अंदर परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है। हृदय जो होता है इनका 3 कोष्ठकी होता है, 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। आवरण इनका एक पेरिकार्डियम इनके ऊपर चढ़ी रहती है, पेरी मतलब ऊपर चढ़ी हो, कार्डियम यानी हृदय को बोलते हैं। तो संरचना इनकी कैसी होती है, हृदय की पेशी होती है और देह गुहा के ऊपरी भाग में होते हैं उपस्थित, ठीक है ना। यहाँ पर फेफड़े हमारे वहाँ थे ना वक्षीय भाग में, तो ये भी हमारे कहाँ रहते हैं, ऊपरी भाग में रहते हैं। अब हमारे रक्त प्रवाह इनमें कैसे होता है, देखो जैसे अशुद्ध रक्त है तो वो जो अशुद्ध रक्त है वो महाशिराओं से आएगा, ठीक है। और महाशिराओं से इनके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं शिरा कोटर, साइनस वेनोसस, तो उससे जो है ये रक्त दाया आलिंद में आता है, ठीक है ना, कौन सा, अशुद्ध। अब शुद्ध जो होता है, ठीक है ना, वो कैसे आता है, वो डायरेक्ट जो है हमारा महा धमनियों या क्या कहते हैं इसे, वाया आलिंद में आ जाता है। शुद्ध रक्त जो है या तो स्किन से आएगा या फिर लंग्स से आएगा ना, मतलब उनको जो ला रही होंगी हमारी धमनियाँ, तो वो वाया आलिंद में आ जाएगा। अब दोनों जो है हमारे किस में जाके खुलेंगे, निलय में। अब निलय में क्या हो, मिक्स होगा तो अब ये शुद्ध रक्त है उस वो कैसे जाता है, तो शुद्ध रक्त का प्रवाह जो होता है वो धमनी शंकु होती है इनमें, धमनी शंकु कॉनस आर्टरियोसिस होती है इनमें, तो वो इनको क्या करती है, धमनियों द्वारा जो है फिर उससे आगे जाके धमनियों द्वारा जो है इससे शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अशुद्ध रक्त जो है हमारा महाशिराओं से किस में आया, कोनस साइनस वेनोसस यानी क्या बोलते हैं इसे, शिरा पर कोटर, शिरा कोटर से फिर हमारा कहाँ पर आ गया, दाया आलिंद में, और फिर इसी तरह से बाया आलिंद में आया और बाया आलिंद और मिक्स हो गया दोनों निलय में, और फिर ये जो शुद्ध रक्त है वो हमारा किससे गया, हमारा शिरा पर्व से, धमनी शंकु से, धमनी शंकु कोनस आर्टरियोसिस, और फिर ये शिरा धमनियों से आगे जाएगा अंगों में। अब निवाहिका तंत्र इनमें होता है एक पोर्टल सिस्टम, जिससे जो शिराओं वाला जो रक्त है वो एक अंग से दूसरे अंग में, यानी ये सीधा हार्ट में ना जाकर एक अंग से दूसरे अंग में होता हुआ जाता है। तो इसे जैसे कि एक हमारा निवाहिका तंत्र है जो ये दोनों निचले भाग में रहते हैं। एक तो हमारा यकृत निवाहिका तंत्र जिसमें आद से यकृत में होते हुआ जाता है ना रक्त, और एक है हमारा वृक्क निवाहिका तंत्र जिसमें शरीर के निचले भाग में वृक्क जो हमारे हैं वहाँ से होता हुआ जाता है, ठीक है ना, यानी किडनी, और एक हो गया हमारा लीवर और आंत, तो ये सारी चीज़। अब रक्त घटक इनमें कौन कौन से होते हैं, इनमें आरबीसी होती है जो कि केंद्रक युक्त होती है, हीमोग्लोबिन वर्णक उनमें उपस्थित रहते हैं। लेसिका लिम्फ होती है जो कि रंगहीन होती है क्योंकि उनमें आरबीसी अनुपस्थित होती है और कुछ बड़े प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। अब उत्सर्जन तंत्र की बात आए तो इनमें उत्सर्जन अंग देखेंगे पहले। एक जोड़ी जो है वृक्क होते हैं, किडनी होती है जो कि गहरे लाल और सेम के आकार की होती हैं। इनमें इकाई जो होगी हमारे में वृक्काणु, इनमें भी नेफ्रॉन्स रहते हैं। मूत्रवाहिनी यूरेटर होता है जो कि अवस्कर में जाकर खुलती है ना, कुलेका। और फिर मूत्राशय होता है इनमें, यूरिनरी ब्लैडर जो कि मलाशय के अधर भाग में होता है, ठीक है ना। अब उत्सर्जी पदार्थ कौन सा, देखो जो वयस्क मेंढक होते हैं उनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वही यूरिया होता है, इसीलिए इन्हें यूरियोटैलिक बोलते हैं। लेकिन जब ये टेटपोल अवस्था में रहते हैं तो तब हम इनका क्या होता है, अमोनिया रहता है, क्योंकि ये जल में रहते हैं टेटपोल ज़्यादातर, तो शुद्ध जल में रहते हैं तो इसीलिए अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं, इसलिए अमोनियोटैलिक बोलते हैं किनको, हमारे टेटपोल लार्वा को। अब नियंत्रण और समन्वय की बात आते हैं तो तंत्रिका तंत्र इनमें क्या होता है, पहला हमारा ए तंत्रिका तंत्र जिनमें सीएनएस होती है जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के केंद्रीय हमारा तंत्रिका तंत्र, और एक दूसरा होता है पीएनएस, इसमें पेरिफेरल नर्वस से परिधीय तंत्रिका, जैसे कपाल तंत्रिका 10 जोड़ी निकलती है और मेरु तंत्रिका से भी 10 जोड़ी निकलती है, जो ऐसे साइड से 10 इधर 10 इधर और मेरुरज्जु से 10 इधर। और एएनएस होता है जो कि पीएनएस का ही भाग है, अनुकंपी और परानुकंपी जिसमें आते हैं, ठीक है ना।
PNS और ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमारा कौन कौन सा आता है, एक तो होता है हमारा अनुकंपी और एक होता है परानुकंपी, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। मस्तिष्क विभाजन की बात आती है तो उसमें एक तो होता है अग्र मस्तिष्क और एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्चिम मस्तिष्क, इस तरह हमारा होता है। तो लेकिन इनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अग्र मस्तिष्क जो करता है इनमें ग्रहण पालियाँ होती हैं जो सूचना वाला काम करती है, सूचनाओं का। और प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं, युग्मित है ना, बड़े बड़े जो गोलार्ध होते हैं। और इसी तरह से डायंसिफिलॉन भी होता है इनमें। मध्य मस्तिष्क में एक जोड़ी दृक्पालियाँ होती हैं, यानी दृक्पालियाँ, एक जोड़ी दृक्पालियाँ जो ऑप्टिक लोब्स होती हैं, है ना, यानी जो देखने में योग्य होंगी। और पश्चिम मस्तिष्क की बात है तो इनमें एक अनुमस्तिष्क रहता है और मेडुला ऑब्लिंगेटा रहता है। और यही मेडुला ऑब्लिंगेटा आगे जाकर किसका, फोरामेन से निकलकर, है ना, फोरामेन एक होती है, उससे निकलते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा और मेरुरज्जु का निर्माण करते हैं। अब दूसरे आते हैं हम संवेदी। तो सेंसरी ऑर्गन देखो, स्पर्श, त्वचा, स्वाद, स्वाद कलिकाएँ। स्पर्श जो होता है वो त्वचा की से होता है, स्वाद जो होता है स्वाद कलिकाएँ होती हैं इनमें। गंध के लिए नासिका उपकला होती है, दृष्टि के लिए नेत्र होते हैं, श्रवण सुनने के लिए कर्ण होते हैं। कर्ण की बात करें तो इनमें कर्णपटा सिर्फ होता है और आंतरिक कर्ण होता है जो सुनना और संतुलन दोनों में कार्य है। अब तीसरा सी की बात करें तो अंतःस्रावी तंत्र का हमने बोला कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाली चीज़। तो एंडोक्राइन सिस्टम में इनमें ग्रंथियाँ होती हैं, कौन कौन सी, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, अग्नाशय और द्वीपिकाएँ और अधिवृक्क और जनक। ये सारी हम इतनी मैक्सिमम रहती होंगी ना, तो ये सारी इनमें भी रहती हैं। महत्वपूर्ण इनमें क्या है, थायराइड ग्रंथि है जो थायरॉक्सिन का जो है वो स्त्राव करती है, जिसमें हमारा कायांतरण करवाती है। यानी कि ये जो है ये मेटामॉर्फिसिस जो होता है हमारा, उसके लिए कायांतरण के लिए उत्तरदायी है। ये लार्वा से वयस्क अवस्था में कायांतरण करवाती है। यदि टेडपोल से थायराइड निकाल दी जाए तो कायांतरण नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं जनन तंत्र के ऊपर। तो जनन तंत्र इनमें देखो दो अलग अलग होंगे, नर और मादा। तो नर जनन तंत्र क्या होगा कि इनमें एक जोड़ी वृषण होंगी, ठीक है ना। ये वृषण जो होते हैं वृक्क के ऊपरी भाग से मीजोकार्डियम द्वारा जुड़े होते हैं, यानी ये वृक्क से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, ये मादा में नहीं जुड़े रहते हैं। तो ये ऊपरी भाग से मीजोकार्डियम द्वारा जुड़े रहते हैं। मीजोक्रियम, है ना, मिजोरकियम, जिसमें मिजोरकियम बोलते हैं। तो मिजोरकियम द्वारा जो है जुड़े रहते हैं, मिजोरकियम। अब शुक्रवाहिका नलिकाएं वासाइफर्शिया, जिसमें 10 से 12 संख्या में होती है ना, जो कि वृक्क में प्रवेश करती है और फिर विडर नलिका, है ना, विडर्स कैनाल, मूत्र, फिर उसके बाद जो है मूत्रजनन नलिका और फिर अवस्कर में जाके खुलती है। यानी शुक्रवाहिका जो है 10 से 12 संख्या में वृक्क में प्रवेश करेंगे, फिर विडर नलिका में जाए, फिर मूत्रजनन नलिका, फिर अवस्कर में ही, यानी एक अवस्कर ही इनका पाथवे है, इसका भी, जनन का भी, उत्सर्जन का भी। तो यहाँ पर लिखा भी कि जनन और उत्सर्जन अंग कार्य के तौर पर जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, ये दोनों भी जुड़े रहते हैं। और अब हम आते हैं मादा जनन तंत्र के ऊपर। इनमें एक जोड़ी अंडाशय होगा। अब वृक्क के पास कोई कार्यात्मक संधि नहीं होती है, ठीक है ना। प्रवाह इनका कैसे होगा, अंडाशय से देह गुहा में आएंगे, फिर अंडवाहिनी और फिर अवस्कर, ठीक है ना। अंडे जो होते हैं एक बार में 2500 से 3000 और जेली में लिपटे होते हैं, ये देती है, यानी 2500 से 3000 अंडे देती है। और तीसरा है निषेचन और परिवर्धन। तो निषेचन जो होता है इनमें बहाव होता है, बाहर जल में होता है, ठीक है ना। और परिवर्धन जो होता है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष होता है, यानी लार्वा अवस्था होगी फिर वयस्क होगी, इस तरह। अब आर्थिक महत्व पर आए तो ये आर्थिक महत्व इनका कीटों को खाना, फसलों की यानी कि रक्षा करना, और पारिस्थितिकी जो होता है हमारा फूड चेन संतुलन बनाए रखना है, फूड चेन का हिस्सा होता है। मांसल जो पशुपाद है जिनमें मांस जमा है, फैट जमा है, तो उनके जो पिछले पैर पशुपाद है उनको जो है भोजन के रूप में भी खाते हैं लोग।